भोजन के पहले का सत्र थोड़ा कठिन होता है। लोग ये मैं प्रॉम्प्ट भी कर दे रहा हूं कि कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था भी है। तो मैं विश्वास पाटिल जी से बात करूंगा। ये हमारे बिहार के मेहमान हैं बिहार संवादी में। विश्वास पाटिल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं। और मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। विश्वास पाटिल जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कई दिनों से, तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति जिसने इंग्लिश लिटरेचर किया, एक व्यक्ति जिसने कानून की पढ़ाई की, एक व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बनता है, वो अचानक से लेखन की तरफ कैसे मुड़ता है। और लेखन में भी पहले वो टेक्सटाइल के हड़ताल पर अपनी पुस्तक लिखता है, फिर चंद्रमुखी लिखता है, फिर कुछ इस दोनों के बीच में कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं। और वहाँ से संभाजी और पानीपत और सुभाष चंद्र बोस लिखते लिखते आज मुझे ये कहते हुए, आपको सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उस बात का गवाह हूँ। मैंने चेक भी देखा है। विश्वास पाटिल जी हिंदी के उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिनको एक किताब पर कई कई लाख रुपए की रॉयल्टी मिलती है, कई कई लाख। और ये इस बात की आश्वस्ति देता है कि हिंदी में पाठक हैं। जो भी ये कहते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं है, वो मिथ्या वाचन करते हैं। वो दरअसल आपको आपकी छोड़ दीजिए, मैं उधर नहीं जाता हूं। विश्वास पाटिल जी का चेक मैंने देखा है। सर ठीक बोल रहा हूं ना मैं? और इनके ये एक ऐसे लेखक हैं जिनको अपने पाले में खींचने के लिए प्रकाशक अलग अलग राशि भर के रॉयल्टी लेके खड़े होते हैं। तो इनसे बड़े दिलचस्प सवाल मेरे मन में है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि चूंकि ये बिहार के मेहमान हैं, बिहार की धरती पे आए, बड़ा सुंदर भाषण इन्होंने दिया, तो आप अपने लेखकीय रचनात्मक प्रक्रिया या अपने अनुभवों के बारे में 10-15 मिनट कुछ बोलिए। उसके बाद इन्होंने मुझे सुबह कहा कि मैं बोल लूँगा, उसके बाद आप छेड़छाड़ कर लेना। तो आप ही के शब्दों में, आपके बोलने के बाद मैं आपसे छेड़छाड़ करूँगा। खूब धन्यवाद दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ दैनिक जागरण का। ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रशासनिक सेवा में गया और फिर राइटर बना, लेकिन मैंने मेरा राइटिंग स्टार्ट किया जब मैं 10वीं कक्षा में था। और जब मैं फर्स्ट ईयर बीए में था, 18 साल का, तब मेरी पहली उपन्यास फुल फ्लेज पब्लिश हो गई और उसको गवर्नमेंट का एड भी मिला था, अनुदान भी मिला था। जिस पानीपत का नावल के लिए मेरा नाम पूरे भारत में गया, वो 1761 का जंग, जहाँ एक तरफ अफगान के अहमद शाह अब्दाली थे और दूसरे तरफ मराठों में बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ी गई थी। इस विषय पर जब मैंने ये बृहद उपन्यास लिखा पानीपत, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने पब्लिश किया, तब मेरी उम्र 28 साल थी। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ तब पाठक पूछते हैं, ये पानीपत लफ्ज आपके जीवन में कब और कैसा आया। तब मैं स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। जब पानीपत का पाठ पढ़ाई जा रहा था, उसी दरमियान मैं ननिहाल गया था। 3 दिन लगातार पाठ पढ़ाया गया। चौथे दिन मास्टर जी ने मुझे क्लास में देखा, तुरंत खड़ा किया, बोलिए विश्वास, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ कब कब और कब होगी। मैं तो इस विषय में बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे मास्टर जी बताया करते थे कि जवाब अगर गलत भी आया तो भी डट से देने का। तो मैंने होशियारी दिखाई और पूछा, फिर एक बार पूछिए मास्टर जी। वो बोले, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ कब कब और कब हो गई। मैं बोला, बस इतना ही, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ? मास्टर जी, पहली होने के बाद दूसरी हुई और दूसरी होने के बाद तीसरी हुई। तब हमारे हाथ में जम के डंडा पड़ गया और पुरानी कहावत है, छड़ी बाजे छम छम, विद्या आए घम घम।
दोस्तों, हमारे देश के गांव-गांव में रामायण और महाभारत की कहानियां लोगों को जुबानी याद है। इस महान देश की एक खूबी है कि जिन इलाकों में न तो ढंग से सूरज की किरणें धरती तक पहुंच जाती है, वहां तक के दूर दूर गांव तक रामायण और महाभारत, ये दो महान ग्रंथों की रोशनी लोगों के दिल और दिमाग का हिस्सा बन चुकी है। इस देश में मैंने देखा है अनेक स्थल पर हमारी गांव की महिलाएं बड़े दावे से, नाज और अभिमान से बताती है कि हमारे गांव के पीछे जो तालाब है ना, जहाँ सीता मैया अपने पुत्र के लव और कुश के डायपर साफ करती थी, हर एक गांव की महिला कहती है। ऐसी दंत कथाएं बता देती है कि राम और कृष्ण की बातें हमारे खून और रग रग का हिस्सा कैसे बन चुकी थी। पाठकों का एक बहुत प्रिय सवाल रहता है, आप ऐसे उपन्यास में कितनी मात्रा तथ्यों का हिस्सा रखते हैं और कितनी मात्रा में कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और संघर्ष पर मैंने जो महानायक उपन्यास लिखी, जो आज 15 भाषा में उपलब्ध है, उस लेखन के दरमियान मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरी ताकत के साथ एक तरफ महात्मा गांधी, नेहरू और सुभाष के चरित्र का चित्रण करना और साथ ही उनके आपसी रिश्तों का तस्वीर खींचना। उनके तूफानी जिंदगी का एक छोटा सा महत्वपूर्ण किस्सा मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वयं एक रिजोल्यूशन पास किया और सुभाष को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। तब कलकत्ता में चारों तरफ तनाव का माहौल था। इस तल्खी के बीच भी हमेशा की तरह नेहरू रात सुभाष चंद्र बोस के घर में ठहरे थे और हमेशा उधर ठहरते थे। अगले दिन जब जवाहर लौटने के लिए निकले और सुभाष हमेशा के तरह उनको हावड़ा स्टेशन को छोड़ने के लिए खुद जा रहे थे, तब वो एक किस्सा मैंने ऐसा लिखा है। दरवाजे पर गाड़ी कब से तैयार खड़ी थी, डिक्की में सामान भरा गया। जवाहर और सुभाष गले मिले। जवाहर मोटर में बैठने लगे, तभी सुभाष जी की भांजी छोटी गीता हाथ में दौड़ती हुई एक लंबी डंडी वाला लाल गुलाब लेकर आई। उसके बालमन को पता था जवाहर चाचा को पुष्पराज गुलाब कितना प्रिय है। सुभाष गुलाब का फूल तोड़कर स्वयं जवाहर के कोट पर लगाने लगे। तभी जवाहर का ध्यान सुभाष की उंगलियों की तरफ गया। गुलाब का एक चाट काटा चुभने से उनके एक उंगली से रक्त की बड़ी सी बूंद टपक रही थी। तब जवाहर जी ने चौंक कर कहा, अरे सुभाष, खून खून। जवाहर अपनी कोट की जेब से रुमाल निकालकर आगे गए और सुभाष की उंगलियां पोंछने लगे। तब चट से सुभाष 2 कदम पीछे हटे और हंसकर बोले, जाने दीजिए बड़े भाई, विधाता ने फूल बनाए हैं आपके लिए और कांटे रखे हैं मेरे लिए। ऐसे छोटे से मुहावरे के साथ राइटर को बड़े प्रसंग के साथ जाने की जरूरत होती है। इसमें असत्य क्या है? सत्य यह है इन दोनों की दोस्ती। सत्य है जवाहर जी को गुलाब बहुत प्रिय था। सत्य है हमेशा नेहरू उधर उनके घर में रहते थे। सत्य है उनकी नीस का नाम गीता था। मैंने खाली एक गुलाब की डंडी उस बच्ची के हाथ में दे दी और जो बात मैं 50 पन्नों में नहीं कह सकता था, वो एक पैराग्राफ में कहने का मुझे मौका मिला। पानीपत की तीसरी लड़ाई ऐसा घमासान जंग, मध्यकाल में एक ही दिनों में दोनों पक्ष में 7 घंटे में 1.5 लाख फौजी मर मिटे थे। तब बॉम्ब नहीं थे, तलवारें थी। पागलों के भांति हिंदुस्तान के इज्जत के वास्ते मराठों की सेना पानीपत आई थी। मराठों का कहना था पहले विदेशी शत्रु को नष्ट करे, फिर आपसी झगड़ों को सुलझा ले। लेकिन वह अकाल ऐसा पड़ा, दाने दाने के लिए तरस रहे थे मराठे। भीषण अकाल, कहीं घास का तिनका भी नजर नहीं आ रहा था। पेड़ों की खालें और जड़ें खोदकर पीसकर घोड़ों को खिलाई गई। मराठों की हार हुई, लेकिन अब्दाली ने क्या लिखा है अपने फतेह के जाहिरनामा में? उन्होंने लिखा है,
उस दिन में पानीपत के मैदान पे हमारे नायक स्पिंदार और रुस्तुम मौजूद होते तो उन्होंने भी मराठों का पराक्रम देखकर दांतों तले उंगलियां कचाकच चबा डाली होती। हार में जीत और जीत में हार, ये अनोखी गाथा पराभव के धुएं और धूल की ओट में आज तक उछल रही थी, उसे मैंने उपन्यास में बांधा है। मैंने इसमें एक प्रसंग लिखा है, इब्राहिम गार्दी जो इस्लाम थे, फिर भी मराठों के लिए लड़ते थे। अब्दाली ने उनको लालच दिखाई कि बेटा तू मुस्लिम है, इस्लाम है, हमारे खेमे में आ जा, मैं तुझे काबुल कंधार का सिपा सालार बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ माना नहीं। पानीपत के जंग में इब्राहिम गार्दी ने अपना पुत्र गंवाया, अपना जमाई गंवाया, अपना भाई गंवाया और उसके बदन पर 200 ज्यादा जख्में थी। ऐसे हालत में उसको इब्राहिम गार्दी को अब्दाली के सामने लाया गया। लेकिन ये भी प्रशंसक था मर्दानगी का अब्दाली। उन्होंने इब्राहिम को देखा और बोले, अरे पागल मर्द, आप इसके पहले समझदारी से कंधार की सिपा सालारी भी मांगते तो तेरे जैसे सुरमा पर हम उसे फूलों से जैसा कुर्बान करते। ऐ कम नसीब बहादुर, क्या हाल बना दिया है आपने खुद का। और फिर वो बोलते हैं, ऐ जवामर्द, तुम्हारे 1000 गुना माफ कर, अल्लाह तुम पर खैर करने के लिए तैयार है, आइए हमारे खेमे में। तभी भी ये बताता है जहांपना, ईमान एक ऐसी चीज रहती है, ईमान इतना सस्ता नहीं होता कि बदन पर चढ़ाए वस्त्रों जैसा चाहे बार बार बदल दिया जाए। तो फिर ये खुश होता है उसके बहादुरी पर, उसके लफ्ज पर, और बताता है ठीक है हम आपको रिहा करते हैं। और जब इब्राहिम गार्दी खेमे से बाहर निकलता है, फिर उसे बुलाया जाता है और बादशाह पूछता है कि अभी आप क्या करोगे। तब तिलमिला उठा इब्राहिम अब्दाली के मुंह पर बताता है, जहांपना क्या करूं, फिर दक्कन जाऊंगा, फिर फौज खड़ी करूंगा, और अगर परवरदिगार ने मौका दिया तो सीधा काबुल कंधार पर धावा बोल दूंगा। दोस्तों, पानीपत उपन्यास पर इतनी मुझे कामयाबी मिली, देखते देखते 30 अवार्ड मिले, और उपन्यास जिस साल पब्लिश हुई उस साल में मुझे इतना अवार्ड मिला और इतना रॉयल्टी मिली कि उस रॉयल्टी पर मैंने कोल्हापुर शहर में एक भवन बनाया, एक बंगला बनाया। जाहिर सी बात है कि ऐसे बड़े कामयाबी के बाद राइटर के भी अभिमान का गुब्बारा फूल जाता है। मेरे अंदर तो ये गुब्बारा बहुत बड़ा बनकर डोलने लगा था। लेकिन दोस्तों, सतारा शहर में कक्षा 5वीं की में पढ़ने वाले एक बालिका ने उस गुब्बारे को सुई से चुभा दिया और गुब्बारा अचानक फट गया, टूट गया। मैंने मेरे उपन्यास में क्या लिखा था कि पेशवा बाहू साहब की स्त्री पार्वती बाई जब पानीपत के जंगे मैदान पे आई थी तब वो हाथी पर सवार थी, उनके हाथ में तलवार थी। तो सैनिक शिविर में बाहू साहब उसको पूछते हैं, पूना में बस आपके हाथों में पूजा की थाली रहती थी या पानीपत में आपको ढाल और तलवार का शौक कैसे हो गया। तो पार्वती ने उनके बाल प्यार से सहलाते हुए बताया, आग से खेलने का शौक रखना है तो अंगारों से दोस्ती करनी पड़ती है। यही उस बालिका ने मेरी कॉलर पकड़कर सवाल उठाया था, पाटिल जी 200-300 साल पहले पेशवा के पूना के ब्राह्मण पुरुष गंजे रहते थे, तो आपकी पार्वती भाऊ साहब के बालों को कैसे उंगलियों से और प्यार से सहलाती थी। मेरे सांस तो रुक गए। फिर भी मैंने उस बच्ची को चतुराई से जवाब दिया, आपकी शंका और मेरा लेखन दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। उस जमाने में पुरुष गंजे रहते थे, बिल्कुल कबूल, लेकिन उस जमाने में हर पुरुष के सर पे एक चोटी भी रहती थी और वह 1.5 बीता लंबी और घनी रहती थी। आज के नारियल जैसी इतनी सी छोटी नहीं रहती थी। तो सर के बाल छोड़ दीजिए, चोटी के बाल को उन्होंने प्यार से सहलाने में आपको क्या प्रॉब्लम है।
इसका मतलब यह है, कभी कभी पाठक इतने होशियार और सतर्क रहते हैं कि उनके नज़र से एक पैनी बाल भी नहीं छूट जाती। कभी पाठक पूछते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास के समय कितने प्रतिशत सच और कितना कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। मैं कहता हूँ, लेखक की अवस्था सर्कस बाज का बच्चा, लड़का या लड़की जैसी होती है। जैसे भरे बाजार में तार का रोक बांधते हैं, उस पर लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता है। जनता का मनोरंजन भी होना चाहिए, तालियां भी मिलनी चाहिए और तार पर कसरत भी करना चाहिए। सब पापी पेट का सवाल है। आजकल मैं शिवाजी महाराज पर महासम्राट नाम की एक उपन्यास श्रृंखला लिख रहा हूँ। उसके पहले 2 वॉल्यूम आ चुके हैं, जो उपन्यास राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में भी लाया है। सह्याद्री पर्वत के महान सुरमा शिवाजी राजा को कौन भूलेगा। 3 शतक के बाद भी दक्कन के पहाड़ों में, वादियों में, वहाँ के समुंदर की तट पर भी राजा शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी राजा की वीर कथा गूंजती रहती है। वहाँ के सारे जंगल उनके छापामार युद्ध तंत्र का हिस्सा बन चुके थे। बहुत सारी कोशिशें के बाद भी औरंगजेब शिवाजी और उनके मुल्क पर नियंत्रण नहीं पा सका। परेशान औरंगजेब ने खुद मराठा भूमि पर धावा बोला। 5 लाख फौजी और 4 लाख की जानवर लेकर वो महाराष्ट्र पे आया। खाली 2-3 महीनों में मराठों को मिट्टी में मिलाने का उनका इरादा था। लेकिन आपके जिंदगी के 27 साल माने बची हुई सारी जिंदगी गुजारनी उनको पड़ी। औरंगजेब की हुकूमत हिंदुस्तान पर 55 साल रही और मराठों के पीछे भागते भागते उसके जिंदगी के 25 साल गुजारे। मराठों ने उनकी महाराष्ट्र में कब्र बनाई, लेकिन उसको दिल्ली को वापस जाने नहीं दिया। औरंगजेब एक बात पर हैरान परेशान था, ये मरगट्टे इतने जुझारू कैसे, इतने जांबाज कैसे, क्या राज है उसके पीछे। तो किसी ने बताया, शिवाजी के लोग पत्थर पे सोते हैं। और दोस्तों, ये कोई दंत कथा या एनेक्डोट का हिस्सा नहीं है। औरंगजेब ने एक बड़ा फ्लैट पत्थर ढूंढ लिया जिसकी लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 4 फीट थी। उसी पत्थर पे औरंगजेब 4 साल सोते थे। अभी भी ये पत्थर एक छोटे किले में भीमा नदी के तट बेगमपुरा गांव और सोलापुर जिले में उपलब्ध है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो महानायक लिखी, तो कभी कभी रियलिटी माने यथार्थ उपन्यास और कल्पित कथा से भी रहस्यमय और अद्भुत और ड्रामेटिक रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद के नारी संगठन की कमांडर कैप्टन लक्ष्मी ने मुझे एक शॉकिंग इंसिडेंट बताया था। जनवरी 1946 के पहले हिंदुस्तान जल्दी ही आज़ाद मिलेगी हिंदुस्तान को, ऐसी हवा बहने लगी थी। तभी सिंगापुर के हिंदी जनता ने चाचा नेहरू को सिंगापुर को आने का आमंत्रण दिया था। किस वास्ते? सिंगापुर के जंग में आज़ाद हिंद के जो साथी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, ऐसा नारा लगा के शहीद हुए थे। उनके याद में वहाँ के लोगों ने सागर किनारे एक शहीद स्मारक बनाया था, जिसके उद्घाटन का न्योता उन्होंने पंडित नेहरू जी को दिया था। और चाचा जी सिंगापुर जा पहुंचे थे अपने दोस्त सुभाष के याद में। लेकिन उन दिनों में ब्रिटिश बर्मा आर्मी का कमांडर माउंटबेटन था। वो भागते भागते राजगृह पर गया, गवर्नमेंट सर्किट हाउस, और उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी कि अभी जल्द ही हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है और आप देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और आप सुभाष की ऐसी तारीफ गाते फिरते रहोगे तो एक दिन सुभाष की जिंदगी और उनके आज़ाद हिंद फौज की यादें आपके रास्ते में चुभते हुए कांटे और पत्थर बन जाएंगे। माउंटबेटन की कड़वी गोली या पैना इंजेक्शन इतना असरदार था कि चाचा जी उस समारोह से में लास्ट मोमेंट पे नहीं गए।
सिंगापुर के हिंदुस्तानी जनता जिन्होंने नेहरू को समारोह के वास्ते आमंत्रित किया था, वह देर रात नेहरू जी की राह देखती रही, लेकिन नेहरू जी चाचा वहाँ नहीं गए, सिंगापुर से वैसे ही लौट आए। जब मैंने स्वयं कैप्टन लक्ष्मी से ये प्रसंग सुना तो मुझे वो कल्पित सा लगा, लेकिन बाद में शंकर घोष नाम के बड़े लेखक ने नेहरू जी की जीवनी लिखी है, उसमें ये प्रसंग है। इतना ही नहीं, इस घटना का पूरा वर्णन स्वयं पंडित नेहरू ने अपने 5 पन्ने वाले लंबे लेटर में किया है। उसका जिक्र उन्होंने मौलाना आज़ाद को लेटर लिखा था, इसमें प्रसंग बताया है। जो पत्र नेहरू कलेक्टेड वॉल्यूम्स में सेकंड सीरीज में छपवाया है, आज भी मौजूद है, तो उसका अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। तो ऐतिहासिक राइटिंग या बड़ी नॉवल जब हम लिखते हैं, वो पुराणों पर रहे या इतिहास पर रहे, कभी कभी जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं वो वास्तविकता से भी अद्भुत रहते हैं, और ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और ये चुनौती से लड़ते लड़ते मैं आया हूँ, और बाकी मुझे लगता है कि मेरे दिल में जो कुछ बातें थी मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। अभी मैं अनंत जी के कोर्ट में शामिल हो जाऊंगा। बहुत विस्तार से आपने अब मेरे लिए कोई प्रश्न ही नहीं छोड़ा, छेड़ूंगा कहाँ से आपको आपने लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासों की बात तो आपने बता दी। आपने एक उपन्यास लिखा है चंद्रमुखी, है ना? वो एक पॉलिटिशियन और एक तमाशा डांसर के बारे में है। ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखते लिखते आप राजनेता और नर्तकी के बीच में कहां से पहुंच गए? हेलो, नहीं, उसके पहले मैंने झाड़ा झड़ती नाम का एक सोशल नॉवल लिखी थी जो 1992 में आई, जिसमें मैंने बड़े बांध निर्माण और बांध निर्माण के कारण आम को आने वाली विवशता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, ये सब्जेक्ट को मैंने उसका इस सब्जेक्ट का जिक्र किया था। और 92 में ही जब मैं 30 साल का था तब मुझे केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था उस पर। और जब चंद्रमुखी की बात आप कहते हैं कि एक तमाशा वाली नाचगल और उसके प्यार में फंसा हुआ एक नेता, ऐसे एक 3-4 नेता हमारे यहाँ थे, और सरकारी अधिकारी होने के कारण उनके साथ भी हमने कुछ महफिलें अटेंड की थी, क्योंकि शासन और प्रशासन हाथ में हाथ थाम के ही अगर इकट्ठा आए तो बात बनती है। जो मैंने सामने से देखा था वो यथार्थ मैंने चंद्रमुखी में कहा है, जिस पर एक बड़ी मराठी फिल्म भी बनी हुई है। नेता थे या नेता हैं? कुछ थे, कुछ अभी भी है। सर, आप जो ये आपने अभी एक अपने उपन्यास की चर्चा की जिस पर आपको 92 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जब आप 30 वर्ष के थे, तो ये जो रेंज मुझे दिखाई देता है हिस्टोरिकल नॉवेल्स का, नाच गर्ल के बारे में, राजनेता और महिलाओं के संबंध के बारे में, और इन सब चीज़ों से दूर हटकर आप एक विस्थापन की जो विस्थापन का दर्द होता है उसको भी उठाकर चले आते हैं, तो क्या इसके रिसर्च में, या फिर आप इसका उत्तर भी वही दे देंगे कि मैं प्रशासनिक अधिकारी था, मैंने डिस्प्लेसमेंट होते हुए देखा तो वो मेरे उपन्यास का हिस्सा बन गया। लेकिन जिस तरह से आप ऐतिहासिक उपन्यासों को फैक्ट चेक करते हैं, जैसे आपने कहा लक्ष्मी सहगल ने आपको ये कहा तो आपको लगा कि ये कल्पना है, लेकिन बाद में आपने 2 उदाहरण दिए कि एक नेहरू जी के लंबे पत्र में और एक और शंकर घोष की नेहरू जी की जीवनी में इसका आपको उल्लेख मिलता है। तो जब आप नेताओं और उसके बारे में लिखते हैं या विस्थापन के दर्द के बारे में लिखते हैं, तो क्या इसी प्रकार का शोध करते हैं आप? रियली तो शोध करना पड़ता है। जब मैं विस्थापन पर लिख रहा था तब मैं पूना डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रीसेटलमेंट ऑफिसर था, और एक दिन
कई गांव में जंगल में घूमते घूमते हमने एक गडरिया देखा। वो अधनंगा सा सूरज के किरणों में बैठा था और उसके काले पीठ पर कुछ बड़े बड़े नाखून देखे हमने। तो गांव के पटवारी ने हमें बताया कि सर, ये जो गडरिया है उन्होंने एक बाघ के साथ कुश्ती की थी। ही फॉट विथ अ टाइगर। और उसका कारण क्या था कि वो गडरिया ये विस्थापन से परेशान था, घर में पैसा नहीं था, और जंगल में एक दिन उन्होंने एक शेर की आवाज़ सुनी और उसको लगा कि पुणे के मार्केट में तब एक टाइगर के स्किन के लिए ख्याल ना टाइगर के ख्याल के लिए 40,000 मिलता है। तब वो गडरिया पूरा दिन रात उस शेर के पीछे कैसे जाता है और फाइनली वो कैसे कुश्ती छेड़ता है और कैसे उसकी स्किन निकालता है। ये रियलिटी थी कि अपने प्यारे बच्ची के ये दहेज के लिए फंसा हुआ बाप इस दुनिया में क्या नहीं करता। बिहार की एक स्टोरी हमने अखबार में पुराने ज़माने में पढ़ी थी 30 साल पहले कि एक त्रासदी में फंसे हुए बाप ने बैंक पर डाका डाला था दहेज के लिए लड़की के, लेकिन लड़की के दहेज के लिए बाघ से कुश्ती खेलने वाला आदमी भी मुझे मिला। तो मेरे साहित्य ऐतिहासिक रहे या यथार्थवादी सामाजिक सोशल रहे, हर मेरे प्लॉट के पीछे एक शोध रहता है। और एक सेंटेंस में मैं बता दूं तो कोई भी नया सब्जेक्ट मैं जब लिखता हूँ तब मुझे लगता है कि जैसे मैं एक नए गांव में मकाम के लिए गया हूँ और मैं उस गांव का ग्रामवासी हुआ हूँ, और ग्रामवासी होने के बाद वहाँ का जाड़ा कैसा है, वहाँ की बरसात कैसी है, उसके मिट्टी का रंग क्या है, सब मैं अपने में झेल लेता हूँ। तब कभी पूरे संशोधन के बाद पॉन्डरिंग फॉर मेनी डेज, बहुत विचार करने के बाद फिर अच्छे से लग जाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते मुझे लगता है कि आप समाज को बेहतर समझते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि ऐतिहासिक कथानक पर अगर उपन्यास लिखूंगा तो माहौल भी बना हुआ है, देश में सब लोग जानते हैं, तुरंत फुरंत बिक जाएगा। ऐतिहासिक कथानक आप इसलिए चुनते हैं, राजनेता और नर्तकी के संबंध का उपन्यास आप इसलिए लिखते हैं कि लोकप्रियता मिल जाए, और विस्थापितों का दर्द इसलिए लिखते हैं कि साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिल जाए। क्या एक सोची समझी एक रेखा नहीं दिखाई देती विश्वास पाटिल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में बहुत क्षेत्र में सॉन्ग बनाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे क्रिएटिविटी के लिए ये सॉन्ग वहाँ तक आपको लेके नहीं जाता है। और जब कोई सब्जेक्ट आता है मेरे मन को लुभाता है तब मैं उस पर वो अपनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10 साल पहले मुझे इधर छत्तीसगढ़ में आई वॉज अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर। तब मुझे कुछ लड़कियाँ मिली, उनकी त्रासगी मैंने देखी और कैसे ट्राइबल गर्ल्स टर्न्ड इनटू नक्सलाइट, ये देखने का मुझे मौका मिला। और मैंने दुड़िया नाम की उपन्यास लिखी है जो राजकमल ने हिंदी में लाई है, और 1 साल में 9 भाषा में वो आई है। उसके पीछे कोई ऐसी परंपरा नहीं कि कोई हीरो की कहानी नहीं है या कोई कंट्रोवर्शियल कहानी नहीं है, लेकिन आम का जो जीवन है, कैसे वो इलेक्शंस फेस करते हैं, कैसे दे आर कॉट इन बिटवीन 2 डिमंस, 2 राक्षस, एक राक्षस पुलिस और दूसरा राक्षस नक्सल, ये दोनों के भीतर उनको कैसा जीना पड़ता है, ये मैंने बारीकी से देखा, बारीक नज़रियों से देखा। मैं वहाँ के जेल में गया, वहाँ के नक्सलाइट से मैंने इंटरव्यू किए, जो सरेंडर लड़कियाँ थी, बच्चे थे, उनसे ही बातें की, और उसके बाद वो दुड़िया नाम की उपन्यास, दुड़िया तेरे जलते हुए मुल्क में, इस नाम की उपन्यास बनी। चलिए मैं इसको थोड़ा विनम्रता से और पूछ लेता हूँ आगे कि जब आप उपन्यास का कोई सब्जेक्ट नए किताब का लिखने का चुनते हैं
तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो ये होता होगा कि रॉयल्टी, मोटी रॉयल्टी वाला जो चेक, जो आपने कहा कि 5 साल की बच्ची ने पिन चुभोया था, उस स्तर पर पहुंच जाएं। दूसरा, क्या और कुछ आपके मन में रहता है? जैसे अब आपकी किताबों पे फिल्म भी बन गई, तो क्या लिखते समय ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि उस पर रॉयल्टी भी खूब मिले, वो लोकप्रिय भी हो, पुरस्कार भी मिले और फिल्म भी बन जाए? ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर क्या आपके मन में ऐसा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आदमी का शोध, ये मेरे कहानी का जो डीएनए है, आदमी का शोध। वो आदमी चाहे ऐतिहासिक रहे, पौराणिक रहे, आज का रहे, लेकिन आदमी का जीना है, ये जीना मुझे परेशान करता है, मुझे लुभाता है, त्रासगी देता है, और मैं उसके पीछे पड़ता हूँ। तो ऐसा रॉयल्टी बड़ी मिले वगैरह ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। किताब चले ना चले, लेकिन उन्होंने मेरे ब्रेन को, मेरे भेजा को, मुझको ऐसा पकड़ना चाहिए। वो कहानी अंदर से मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यस, आई शुड राइट ऑन दिस, देन ओनली आई ट्राई फॉर इट। एक आपकी किताबें बहुत दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है उनका, आपने जैसे बताया अभी कि 15 भाषाओं में छप गई है किताब। आप जो ओरिजिनल लिखते हैं विश्वास पाटिल साहब, और जो अनुदित होके देखते हैं, मान लीजिए कुछ भाषाएं उसमें से आपको आती हैं, जैसे आपने मूल अगर अंग्रेजी में लिखा या मूल मराठी में लिखा, उसका हिंदी स्वरूप देखते हैं, तो कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव है, या जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या जो आप सोच रहे थे? क्योंकि शब्दों के उपयोग से कई बार अर्थ बदल जाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ किसी उपन्यास में आपको? गृहस्थी के लिए दूसरा पार्टनर भी अच्छा मिलना चाहिए, वैसे राइटर के लिए अगर अनुवादक अच्छा मिला तो बात बनती है। और अनुवादक जो मिलता है, ये ऐसा 10 से 5 बजे तक करने वाला ऐसा कानूनी काम या कोर्ट की नकल निकालना ऐसा नहीं है। वो अनुवादक, ट्रांसलेटर also शुड गो अप टू द रूट्स। मैंने देखा है कि मानो मैं पानीपत पे मैंने लिखा, तो हमारे डॉक्टर रामजी तिवारी जो बॉम्बे विश्वविद्यालय के हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने पानीपत का ट्रांसलेशन शुरू करने के पहले पानीपत पर हिंदी में, इंग्लिश में क्या क्या है, वो उन्होंने खुद अपने ब्लड में, अपने सांस में वो सब्जेक्ट लुभाया, उसको अपनाया, और उसके कारण उसका ट्रांसलेशन अच्छा बन गया। तो ट्रांसलेटर अगर अच्छा मिले तो ये बात बन जाती है कि जैसे तुम्हारे ओरिजिनल लैंग्वेज में है वैसी किताबें बिकती है, क्या अब दूसरे लैंग्वेजेस में जाती है। जैसे कि कर्नाटका में मेरे 11 टाइटल उपलब्ध है, और नेताजी की जो कहानी मैंने लिखी उसके 5 संस्करण निकले हैं कन्नड़ा में। और बंगाल में तो हर साल एक नई बड़ी एडिशन आनंद पब्लिशर निकालती है, भारतीय ज्ञानपीठ ने भी उसको छपवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मूल कलाकृति में कुछ दम है, कुछ बात है, तो ट्रांसलेशन में बात बनती है। इतना ही। चलिए, आपने बड़ा अच्छा से पहले एक वाक्य में उत्तर दिया कि गृहस्थी चलाने के लिए पार्टनर का होना भी जरूरी है। अनुवादक की बात तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन जब आपके उपन्यासों पे फिल्म बनती है तो दोनों माध्यम अलग हैं, तो क्या पति पत्नी और वो वाली स्थिति वहां होती है? नहीं नहीं, उधर तुम्हारे भाग्य में डायरेक्टर कैसा है, ये फिल्म का तो माहौल तो टोटली डिफरेंट होता है, उसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ 1-2 प्रश्न मैं लोगों से भी लूंगा, पर एक बात बताइए, अभी नया कुछ लिख रहे हैं आप? नया, यस, मैं एक ग्रेट कांचना सर्कस नाम की मेरी उपन्यास आ रही है, वाणी प्रकाशन ला रहा है, मराठी के पहले हिंदी में। वो मेरी बहुत सी किताबें मराठी के पहले दूसरे भाषा में वहाँ के पब्लिशर आते हैं, और जब मेरा पांडुलिपि तैयार होती है तब उनका ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो ये कांचना, ग्रेट कांचना सर्कस, एक कहानी ऐसे है कि 1943 में रंगून पर बम फटे थे। रंगून उन दिनों में आज का
अरबस्तान था कि दुबई था, ऐसे मानो। इस वास्ते मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो पैसा कमाना है तो रंगून जाओ, और रंगून में उन दिनों में 10 लाख लोग रहते थे। और नवंबर 1943 में जापान के बड़े बड़े बम फटे, जिसमें वहाँ की हालात बेकार बन गई, और वहाँ से 6 लाख लोग ऑन पैदल उनका ट्रैवलिंग शुरू हुआ आसाम तक। दे वॉक फॉर 2200 किलोमीटर उन्होंने जर्नी की, जिसमें 80,000 लोग रास्ते में ही मर गए थे। तो एक साउथ इंडिया की सर्कस वाली थी, ऐसे 2-3 सर्कसेस थे। तो उसके एक इमेजिन करके फिर ब्रह्मदेश में, आज के म्यांमार में मैं गया, वहाँ महीना 2 महीना मैंने रिसर्च किया, और उसके बाद ये नॉवल लिखी है द ग्रेट कांचना सर्कस, वो आने वाली है। रॉयल्टी के बारे में पूछूं? हाँ पूछिए। कितना मिला? ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लाखों में मिलता है। लेकिन पब्लिशर जब बिकता है तब देता है। हमारे यहाँ रॉयल्टी की देने की या और पूछने की आदत नहीं है। ऐसा एक बोर्ड ही आम प्रकाशकों के द्वार पर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में रहता है, क्या करें। चलिए, मैं 2 प्रश्न और दर्शकों से लेना चाहता हूं, और आप सबको ये सूचना भी दे दूं कि विश्वास पाटिल जी की बहुत सारी पुस्तकें बाहर जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं, और विश्वास पाटिल जी स्वयं अभी भोजनावकाश के दौरान वहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो आप जो इनकी पुस्तकें खरीदना चाहें, इनके हस्ताक्षर लेना चाहें, ये वहाँ उपलब्ध रहेंगे। मैं अश्विनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विश्वास पाटिल जी, आपने चंद्रमुखी का जिक्र किया। मैं आपका भाषण सुन रहा था, जिसमें आपका उद्बोधन हो रहा था, तो आपने शरद चंद्र की भी बात की कि शरद चंद्र के साहित्य का भी आपके ऊपर प्रभाव रहा। और चंद्रमुखी शरद चंद्र का जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास, उसकी एक पात्र है। यह चंद्रमुखी शरद चंद्र के जीवन में थी। जैसे अभी अनंत विजय जी ने पूछा कि वो नेता हैं या थे, जिसकी आपने चर्चा की कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी। नेता का नाम नहीं बताएंगे अगर हाँ, आप? नाम नहीं बताएंगे। तो विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा में ये पूरा शोध किया, और वो चंद्रमुखी रियल पात्र है। वो कालिदासी के नाम से जानी जाती थी। कालिदासी फैमिली उस समय भागलपुर की सबसे बड़ी टैक्स पेयर फैमिली थी। उस समय म्यूनिसिपैलिटी को जो टैक्स देती थी, 1904 का जो रजिस्टर है टैक्सेशन वाला नगर निगम में, वो आज भी पड़ा हुआ है। 3 रुपये 75 पैसे पे करती थी वो। तो आपने जो अपने पात्र का नाम रखा चंद्रमुखी, तो क्या उस पर शरद चंद्र की लेखनी का या शरद चंद्र का कोई प्रभाव था, या फिर आपके उपन्यास का नाम, वो पात्र चंद्रमुखी नहीं होके चंद्रकांता, चंद्रलता, मीनाक्षी, कुछ भी हो सकता था? या चंद्रमुखी ही क्यों? चंद्रमुखी को ही उस रूप में हम क्यों देख रहे हैं? नहीं, एक तो तमाशा नाचगल थी, तो उसके लिए वो चंद्रमुखी नाम अच्छा था। लेकिन ये बात मैं जाहिर से कहना चाहता हूँ कि शरद चंद्र इज़ माय फेवरेट राइटर। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे के फिल्म सिटी का भी मैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर था 3 साल, जब कमलेश्वर जैसे और राही मासूम राजा जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों का सहवास मुझे वेरी यंग एज में मिला। दिलीप कुमार के साथ मैंने 3 साल काम किया था। इतना मुझे उस एरिया का फ़ायदा हो गया। लेकिन मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर मेरे गांव की कोल्हापुर से ही थी, उनका और मेरा परिचय था। तो वो हमेशा बार बार कहती थी कि दुनिया के लोग अपना दर्द और अपना आनंद ये ढूंढने के लिए मेरे आवाज़ को बार बार सुनती है दुनिया सब। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बड़े बड़े साहित्यकारों के भाषा में, उनके पात्र में मैं मेरे जिंदगी की सफलता, आनंद और दुख खोजती हूँ। और वो बार बार कहा करती थी कि ये दूसरा कौन सा उनका फेमस नॉवल श्रीकांत, ये नॉवल उनको इतनी अच्छी लगती थी उपन्यास,
कि 4 साल में कम से कम एक बार तो वो जीवन भर पढ़ती आई श्रीकांत। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीकांत ये लिखने वाले शरद चंद्र रहे, प्रेमचंद रहे, फणीश्वर नाथ रेणु रहे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जैसे राइटर आज हमें नहीं मिलते। बट आई शुड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स शरद चंद्र जी, रियली ही वॉज अ ग्रेट। मेरा प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से रिलेट कर रहा है कि इतिहास की 4-5 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं जिसमें कोई न कोई विवाद है। वो उनका रिजिग्नेशन, उनका पलायन, जर्मनी पहुंचना, रास बिहारी बोस, सब कुछ, अंततः आक्रमण, नॉर्थ ईस्ट पहुंचना और फिर INA ट्रायल। आपने इसे कैसे गूथा और किस निष्कर्ष पे पहुंचे? मैंने किताब नहीं पढ़ी है इसलिए मुझे यह ज्ञान नहीं है। आपका निष्कर्ष क्या रहा था इसमें? तब तो आपको किताब पहले पढ़नी पड़ेगी। ऐसे मौत के बारे में, मौत के बारे में नहीं पूरी ये नहीं। मैं तो मैंने आई ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉर सुभाष चंद्र बोस। जहाँ जहाँ नेताजी गए थे, स्पेन, आयरलैंड, लंदन से बर्मा, जापान में भी मैं गया था। 2 महीना मैं जापान में 1997 में रह चुका हूँ। और जहाँ जहाँ नेताजी गए वहाँ मैंने उनका खोज करने का कोशिश की। मैं जानना चाहता था कि एक इंडियन नेता जो जापान में गए तब उनके साथ क्या था। और इतिहास मुझे बता रहा था कि उनके कपड़ों के सिवा उनके साथ कोई भी नहीं था। तो फिर इतनी मदद जापान ने उनकी क्यों की, ये मैं ढूंढने गया। और 3 महीना मैं ढूंढता रहा, मुझे कुछ कागजात नहीं मिले। लेकिन मेरा यहाँ आने के वापसी के एक दिन पहले मुझे शिंगे मत्सु नाम के जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे तब, उन्होंने एक ही पैराग्राफ में लिखा है कि सुभाष बोस नाम का हिंदी नेता जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलता था, जब अपने गरीब देश की विवशता और त्रासगी और भविष्य के लिए वो जिक्र करता था, तब रोम रोम से थर्रार उठा वो आदमी देखकर हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े नहीं है, ये नेता स्वर्ग में साक्षात विधाता के सामने खड़ा है और अपनी देश की फरियाद बता रहा है। तो ये मुझे उसका जवाब मिला। और एक बार मैं पर्पसली बताना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ बॉर्न फायर। गांधी जी के साथ उन्होंने लड़ाई की, गांधी जी से झगड़ा करके देश से वो बाहर गए, वो हिटलर से मिले। इतनी बड़ी ये ब्रिटिश सरकार, वो ब्रिटिश सरकार से भी उन्होंने युद्ध किया, वो किसी से नहीं डरे। अपना हिंदुस्तान, अपनी मिट्टी ये देखते हुए उसका बदन आग से ऐसा भर आता था। और लोग कहते हैं कि कोई एक गुमनामी बाबा आकर बैठा और वो सुभाष चंद्र बोस था। ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। सुभाष वॉज अग्निपुत्र। इस देश की गरीबी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ की त्रासगी, ये सब देख के सुभाष चंद्र बोस कभी भी ऐसे गुमनाम नहीं बन सकते और किसी साधु के रूप में नहीं बन सकते। मैंने इस पर स्टडी किया है और स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु से कश्मीर तक 50-51 बाबा ने ऐसा दावा किया है कि यह हम सुभाष चंद्र बोस है, हम सुभाष चंद्र बोस है। ये सरासर झूठ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट उनको हद पार किया था पेरिस से, और वो वहाँ से भाग के आए और हमारा नेपोलियन बोनापार्ट हमारे वतन पे आया है। ये न्यूज़ जैसे फ्रांस में फैल गई तब लाखों लोग उनके पीछे चलो पेरिस करके दौड़ने लगे। रियली अगर सुभाष चंद्र बोस ऐसे हिंदुस्तान में वापस आते थे तो लाखों लोग उनके पीछे आ सकते थे।
उसके सामने नेहरू क्या कोई भी टिक नहीं सकता था, तो उनको गुमनाम बनने की क्या जरूरत है? नेताजी को गुमनाम कहना ये उनका अपमान है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद विश्वास पाटिल जी, और इस सत्र का समय समाप्त हो गया।